नेक्स्ट जो चैप्टर है, दिस इज चैप्टर नंबर 13, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। देखें, इसमें ना दो चीजें लिखी हुई हैं इसके टाइटल के अंदर, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। बजटिंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज को एस्टिमेट करते हैं, और टेक्निक्स बेसिकली हम बेसिकली उस बजटिंग के ऊपर जो टेक्निक हमने इस्तेमाल करनी है कि इधर हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट। जो कैपिटल बजटिंग है वो अभी फिलहाल हम लोगों ने स्किप कर दिया, मे बी लेटर ऑन किसी और फाइनेंस के सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ लें, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। लिहाजा हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के ऊपर आ रहे हैं। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में प्रोजेक्ट को वैल्यूएट करने के बेसिकली चार मेथड हैं। ठीक है जी, चार मेथड में हम सारे मेथड अप्लाई करते हैं। इनमें से ज़्यादा मेथड अगर एक चीज़ की तरफ रिनाउंस करें तो हम ये कहेंगे कि हाँ जी ये एक्सेप्टेबल है, और प्रोजेक्ट जो है उसके अगेंस्ट अगर फॉर एग्जांपल ये मेथड नहीं सही हमें प्रॉपरली जवाब देते तो हम कहेंगे ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। So actually there are four project valuation techniques. The very first is payback period, second one is internal rate of return, third is net present value, and fourth is profitability index. ठीक है, we need to calculate all these four. सबसे पहले हमने देखना है what is discounted cash flow. As per time value of money, as per time value of money, हम basically हर अमाउंट जो कि फ्यूचर में अवेलेबल होती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। सिमिलरली अगर कोई प्रोजेक्ट है और वो हमें फ्यूचर में कैश फ्लोज प्रोड्यूस करके देगा, फ्यूचर में कैश फ्लो प्रोड्यूस करने का क्या मतलब है कि लेट से आज मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उसके अगेंस्ट मुझे पहले साल में कुछ रिटर्न आएगा, फिर दूसरे साल में रिटर्न आएगा, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। इन दिस सेंस जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर में मुझे जो रिटर्न्स, ये कैश फ्लोज आने हैं, उनको अगर मैं आज प्रेजेंट वैल्यू उसकी फाइंड आउट करूँ तो दैट विल बी कॉल्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो। कैश फ्लो फ्यूचर में अकर हो रहा है और आज मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अच्छा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बाद जो वेरी फर्स्ट टेक्निक दैट इज पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड बड़ा सिंपल है। पे बैक पीरियड के अंदर कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं होती, बस सिंपल प्लस माइनस यूज करते हैं हम लोग। पे बैक पीरियड में हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है, वो कब रिटर्न होती है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल मौजूद है, इनिशियल कैश आउटफ्लो। यानी मैं आज अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, ये कोई फेवर शैम फिशर फॉर्म है, अगर मैं इस फॉर्म के ऊपर 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करता हूँ तो पहले 4 साल में मुझे मिलेंगे 34,432, दूसरे साल में मुझे 39,530, तीसरे साल में 39,359, और फोर्थ ईयर में मुझे 32,219 रुपीज मिलेंगे। लेकिन ये सारे के सारे कैश फ्लोज, ये जो चार कैश फ्लोज यहाँ में नजर आ रहे हैं, ये सारे कैश फ्लोज डिपेंडेंट हैं कि मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँ। सो मैं 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जीरो जीरो ईयर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया मैंने। उसके बाद मुझे फर्स्ट ईयर में ये पैसे मिले 34,000 अप्रोक्सीमेटली, सेकेंड ईयर में 39, थर्ड ईयर में हमारे पास फिर 39, फोर्थ ईयर में 32। पे बैक पीरियड में हमने क्या करना होता है, पे बैक पीरियड में हम अकोमुलेट करते हैं वैल्यूज। पहले साल में जो वैल्यू आई 34,000 वो मैंने यहाँ लिख ली अकोमुलेट कर। दूसरे साल में जो रिटर्न आया 39, मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया। यानी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, पहले साल मुझे 34,000 मिले, दूसरे साल 39,000 मिले, तो टोटल 2 सालों में मुझे कितने पैसे रिटर्न हो गए, 73। थर्ड ईयर में मुझे फिर 39,000 मिला, मैंने इस 39,000 को 73,000 में ऐड कर दिया और मेरे पास 113,000 हो गया। फोर्थ ईयर में मुझे 32,000 मिला और फोर्थ ईयर के अमाउंट इसमें मैंने ऐड तो मुझे टोटल कितने मिले, 145। या मैंने 1 लाख, यानी कि मैंने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की और एंड ऑफ द डे मुझे जो टोटल अमाउंट रिटर्न हुई वो 145। अब क्योंकि हम पे बैक पीरियड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पे बैक पीरियड जो है सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कितने अरसे में रिटर्न होती है। तो वो कैलकुलेट करने का बड़ा आसान सा तरीका है। तरीकाकार क्या है कि जो अकोमुलेट है, ये देखें, 34,000 दैट इज लेस देन 100,000, 79,000 दैट इज ऑल्सो लेस देन 100,000, यानी दूसरे साल तक मेरी प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न नहीं हुई। लेकिन जब मैं तीसरे साल की अमाउंट इसमें ऐड करता हूँ, तीसरे साल की अमाउंट इसमें ऐड करता हूँ, तो मैं 1 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर लेता हूँ, यानी मेरी प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ आके रिटर्न हो जाती है। इसका आसान सा फार्मूला है, वो है दैट इज ए। एंड व्हाट इज ए? ए है बेसिकली आपका ईयर,
जिस ईयर के फौरन बाद आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिटर्न हो जाती है। दूसरे साल के गुजरने के बाद तीसरे साल का जब कैश फ्लो, ये तीसरे साल का कैश फ्लो दूसरे साल तक के कैश फ्लोज में जब मैं ऐड करता हूँ, तो मैं बेसिकली अपनी प्रिंसिपल अमाउंट से आगे चला जाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि ए को मैंने अलग कर लिया, ए इज टू सेकेंड ईयर, क्योंकि थर्ड ईयर में तो मुझे पैसे रिटर्न हो रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा पे जा रहा हूँ। सो ए प्लस बी, व्हाट इज बी? बी इज योर आउटफ्लो, डी इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने रिकवर करनी है वो बी यहाँ लिखना है 100,000। यहाँ 100,000 आएगा, नेगेटिव नहीं लिखेंगे। अच्छा, ये इसने नेगेटिव लिखा हुआ है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों नेगेटिव मिलके आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे, लिहाजा हम सिर्फ बी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100,000 जो अमाउंट है वो हमने यहाँ बी की जगह पुट कर। व्हाट इज सी? सी है ये वो वाली अमाउंट है जिसके फौरन बाद अगर अगला मैं कैश फ्लो इसके अंदर ऐड करता हूँ तो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर हो जाती है। और डी क्या है? डी वो बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट, वो कैश फ्लो है जो मैं इस प्रीवियस कैश फ्लो में ऐड करता हूँ तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर हो जाती है। सो ए इज व्हाट? ए इज द ईयर जस्ट बिफोर द ईयर जिसके अगले साल में आपकी प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर हो रही है। बी है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सी है आपका कॉमुलेटिव रिटर्न, लेकिन ये वो कॉमुलेटिव रिटर्न है जिसके अंदर आप वेरी नेक्स्ट कैश फ्लो अगर ऐड करते हैं तो आप प्रिंसिपल अमाउंट से आगे चले जाते हैं। सो सी को मैंने यहाँ माइनस में डाल दिया। सो बी माइनस सी डिवाइडेड बाई डी। डी वो कैश फ्लो है जो अगर इस सी के अंदर ऐड किया जाए तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न हो जाती है। सो ये देखें 73,000 में 39 ऐड करता हूँ तो ये 113 बनता है। तो जैसे ही 113 की तरफ मैं जाता हूँ तो मेरे पास मैं अपनी प्रिंसिपल अमाउंट से आगे चला जाता हूँ। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें इट बिकम्स 2.66 ईयर्स। 2.66 ईयर्स, 2 साल और 0.66 ईयर्स। अब 2 साल के आगे अगर आपने इसके महीने निकालना है, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स एंड 0.66 मंथ्स। साल में कितने महीने होते हैं? इस साल में 12 महीने होते हैं, ये तो सारों को पता है। तो 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर आएगा 2 ईयर्स एंड 0.66 मंथ्स मीन्स अप्रोक्सीमेटली, अगर हम इसको कहें दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.6 जो है दैट इज 7 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली। ये थोड़ा सा 7 महीने से ज्यादा होगा लेकिन वैसे अंदाजन कर रहे हैं। तो अगर हम इस 2.6 को इसको एलेबरेट करना चाहें तो इट कुड बी लाइक 2 ईयर्स एंड 0.66 मंथ्स। तो टोटल मंथ्स आर 12। तो अगर मैं 0.66 को 12 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास महीने निकलते हैं। तो मैं इसके जवाब को अगर ऐसे लिखूं 2 ईयर्स एंड 7 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली, तो ये जवाब बिल्कुल ठीक होगा। आप 2.66 कर लें या 2 ईयर्स 7 मंथ्स, और इसके आगे भी अगर आपने पॉइंट्स करने हो तो दैट इज अप टू यू, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मंथ्स में, तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट भी होता है और अच्छा भी लगता है। अच्छा पे बैक पीरियड हमारी पहली टेक्निक थी, ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स लिखे हुए हैं। पे बैक पीरियड में एक मसला ये है कि ये डिस्काउंटेड यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को बिल्कुल नहीं लेता। और वो कैश फ्लो देखें, हमने सिर्फ यहाँ तक के कैश फ्लोज को अपने साथ कंसीडर किया, यहाँ तक। इसके नेक्स्ट कैश फ्लो को तो मैंने देखा भी नहीं, इस कैश फ्लो को तो मैंने देखा भी नहीं, आपके सामने ही है। इस कैश फ्लो को तो मैंने ना देखा ना हाथ लगाया, कुछ भी नहीं किया मैंने। ये पे बैक पीरियड का ड्रॉबैक है कि सिर्फ उतने कैश फ्लोज को डील करता है जहां तक आपकी प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न हो जाती है। जैसे आप प्रिंसिपल अमाउंट से आगे निकलते हैं आपका काम खत्म हो जाता है। सो प्रिंसिपल अमाउंट तक के कैश फ्लोज को एक तो ये अकोमोडेट करता है, दूसरा ये किसी किस्म के डिस्काउंट फैक्टर यानी मार्केट में इंटरेस्ट रेट वगैरह जो चल रहा है उनको अकोमोडेट नहीं करता। तो ये बेसिकली इसके ड्रॉबैक्स हैं। अच्छा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ऑब्वियस सी बात है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज अप टू यू। देखिए 4 साल का प्रोजेक्ट है, 2.5 साल में इसकी रिकवरी हो रही है तो ठीक है। अगर ये प्रोजेक्ट 4 साल का हो और 4 साल में ही इसकी रिकवरी हो यानी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर कर रही हो तो आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, यानी आपको बेनिफिट नहीं है। लास्टली ये है कि लेट्स सपोज आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए 4 साल में भी रिकवर नहीं होती, तो दिस इज क्वाइट एन ऑब्वियस कि आप ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट वही अच्छा होता है जिसका जो पे बैक पीरियड है वो कम से कम हो। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली होता है कि एक्चुअली आपको ये प्रोजेक्ट इंटरनली कितने रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि अगर हम इसी एग्जांपल को उठाएं
तो हम ये कहें कि ये जो कैश फ्लोज हैं, देखिए 34,000, एक मिल रहा है 39, एक मिल रहा है 39, एक, और ये टोटल मिल रहे हैं 145,000 अगेंस्ट 100,000। तो एक्चुअली मेरा रेट ऑफ रिटर्न क्या है? सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज अ रिटर्न, ठीक है, जहां बेसिकली हमने ये देखना है कि हमें ये रेट ऑफ रिटर्न कितना प्रोड्यूस करना है। तो रेट ऑफ रिटर्न जो हमें ये प्रोड्यूस करना है, उसी की बेसिस के ऊपर ही हमने सिलेक्ट करना है। देखिए मार्केट में एक होता है इंटरेस्ट रेट, अब हम यही इसको एलेबरेट कर रहे हैं। नहीं जी, मार्केट में इंटरेस्ट रेट कह लें या मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट का एक रेट ऑफ रिटर्न है, लेट्स सपोज 12%, लेट्स सपोज 12%। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR बेसिकली प्रोजेक्ट का अपना रेट ऑफ रिटर्न है कि हाँ जी, ये जो कैश फ्लोज हैं ये मुझे कितना रेट ऑफ रिटर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये 14% निकलता है, तो इट मींस IRR इज ग्रेटर देन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, एक्सेप्टेड। अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं IRR इज इक्वल टू 12%, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का क्या मतलब है कि अब देखें मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दोनों बराबर हैं। अब आपकी मर्जी है इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या ना करें, दैट इज अप टू यू, इसलिए हम इसको इनडिफरेंट लिखते हैं। लेट्स सपोज थर्ड है जी, थर्ड है IRR इज इक्वल टू 10%। 10% का क्या मतलब है? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 12% है, प्रोजेक्ट आपको 10% दे रहा है। सो दिस इज क्वाइट अ केस जहां आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं बड़ा इजीली कि जी मार्केट में तो मुझे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, मैं अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ तो ये तो मुझे सिर्फ 10% दे रहा है। अब सवाल ये कि हम ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें याद हो तो ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है जब हम बॉन्ड्स का रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करते हैं। देखें, अब ये 1 लाख रुपए मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड के इनिशियल कैश आउटफ्लो। ये है मेरे कैश फ्लोज जो कि बेसिकली क्या कहते हैं, मुझे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल में प्रोड्यूस होंगे। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ये चौथा साल है। अब अगर आपको याद हो, हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल मेथड किया था, इंटरपोलेशन मेथड। मैंने क्या करना है, मैंने एक दफा फॉर एग्जांपल ये जो कैश फ्लोज हैं इसको 15% पे डिस्काउंट बैक किया। जब मैंने इसको 15% पे डिस्काउंट बैक किया तो मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकली 104। 104,000 इज ग्रेटर देन 100,000। 1,04,000 1 लाख से ज्यादा है। जब ये 1,04,000 1 लाख से ज्यादा है तो इसका मतलब है मुझे एक और वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो 1 लाख से कम होगी, जो कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की डिमांड है। दूसरे पोर्शन में मैंने, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाना है? क्योंकि मुझे अपनी ये वाली जो वैल्यू है इसको कम करना है। जब मैंने 1,04,000 को 100,000 से नीचे लेके आना है तो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करूंगा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने के बाद मेरे पास दूसरी वैल्यू आई 94,000। तो सिमिलरली जैसे हम बॉन्ड को वैल्यूएट करते थे कि बॉन्ड की एक्चुअली रिटर्न क्या है, तो हम एक वैल्यू बॉन्ड की प्राइस से ऊपर और एक वैल्यू बॉन्ड की प्राइस से नीचे कैलकुलेट करते थे। यहाँ भी हमने वही काम की है। हमारे पास क्योंकि इनिशियल कैश आउटफ्लो है बॉन्ड की वैल्यू की जगह, तो 1 लाख रुपए से एक वैल्यू ऊपर फाइंड आउट की और एक वैल्यू नीचे फाइंड आउट की, 1,04,000 और 94,000। सिमिलरली जिस तरह हमने वहां किया था, हम क्या करते थे? हम करते थे रेट डिफरेंस